गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए आज कल तो हमने बताया था, कुछ चीजें बताई थी कल सी के बारे में। आज बताएंगे सी का प्रैक्टिकल आज से चालू होगा आपका। ठीक है, अभी तक जो अप्रोच बता रहे थे वो था आपका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आज से जो है आपका प्योर सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अभी की जो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस होंगी वो आपकी जो बेसिक चीज है, आप सी का प्रोग्राम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, उन सारी चीजों के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने 2 इमेजेस भेजी हुई हैं। ठीक, एक है सी प्रोग्रामिंग का एक स्ट्रक्चर है और एक है मेन फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है हमारा सी प्रोग्रामिंग का, जो स्ट्रक्चर वाला हमने भेजा है उसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने गूगल से लिया हुआ है इसको, इस इमेज को। तो सी प्रोग्राम को जब भी आपको लिखना है, जैसे हमने बताया सी प्रोग्राम क्या हमारा टॉप टू डाउन अप्रोच है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमारा वो क्या है, प्रोसीजरल अप्रोच है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप जो लिखते हो फर्स्ट लाइन पे तो आपका कोडिंग का एग्जीक्यूशन वहीं से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आप जिस लाइन से आप स्टार्ट करोगे आपका कोडिंग वहीं से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन होता है। जो सबसे पहला सी प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है वो हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन होती है। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है कब लिखा जाता है, जब आप कोई बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हो। ठीक है, या फिर आप ऊपर बताना चाहते हो कि ये सॉफ्टवेयर जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो किस बारे में प्रोग्राम है, या उस प्रोग्राम का आप कुछ वहां पे डिस्क्राइब करना चाहते हो। ठीक है, यदि कोई प्रोग्रामिंग आप लिख रहे हो सी में, आप उसका यदि कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में यदि आप जो लिखोगे, डॉक्यूमेंट हम जो भी लिखेंगे उसको एज अ कमेंट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का एडिटर क्या बोलता है कि आप जो लिखोगे, जो फर्स्ट लाइन आपकी एग्जीक्यूशन लिखोगे फर्स्ट लाइन पे, हम एग्जीक्यूशन वहीं से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब यदि आप वहां पे कुछ भी अपने हिसाब से लिखते हो तो वह आपका क्या हो जाता है, सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो सी प्रोग्रामिंग का कोड का एग्जीक्यूशन है, उसकी क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और अपोजिट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाता है। ठीक है, इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन होता है उसको हमेशा किसमें देते हैं, हम कमेंट सेक्शन के अंदर दिया जाता है, कमेंट के अंदर देते हैं। कैसे देते हैं कमेंट आगे बताएंगे। ठीक है, जब कमेंट वाला बताएंगे। तो जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन को आप, डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है अबाउट द प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप वहां पे लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, यदि आप कोड के अंदर यदि आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो, आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, उसके बारे में यदि आप डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हो तो उन डिस्क्रिप्शन को आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद का जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर का। जो डॉक्यूमेंटेशन के बाद का जो सेक्शन है वह होता है हमारा प्री प्रोसेसर का। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर जो सेक्शन होता है उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, हैश सिंबल के थ्रू। जो हमारा हैश सिंबल होता है ना, हैश सिंबल, ठीक है, कीबोर्ड में होता है हैश सिंबल, जो नंबर लिखे होते हैं ऊपर कीबोर्ड में उसमें होता है थ्री थ्री में लिखा होगा। ठीक है, जो सिंबल अभी हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख के भेज दिया। ठीक, तो जो सिंबल है उस सिंबल को बोला जाता है हैश सिंबल। ठीक है, उस सिंबल क्या बोला जाएगा, हैश सिंबल। एंड हैश सिंबल का यूज किया जाता है हमेशा किसी भी प्री प्रोसेसर को डिफाइन करने के लिए। कोई हमारा प्री प्रोसेसर है, उसके लिए आपको डिफाइन करना है तो हम यूज करेंगे प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब ये प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, ठीक है, ये प्री प्रोसेसर का क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर का यूज किया जाता है जो भी हेडर फाइल होती हैं। जिस हेडर फाइल मतलब ऐसे समझिए जो सी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। यदि कोई लाइब्रेरी फाइल्स है और उन लाइब्रेरी फाइल्स को आप यूज करना चाहते हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हेडर, वहां पे हम यूज करेंगे प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर के 2 रोल होते हैं। पहला रोल तो ये होता है जो हमारी हेडर फाइल है, हेडर फाइल को क्या करना, इंक्लूड करना, हेडर फाइल क्या करना, यूज करना, पहला थिंग्स।
दूसरा थिंग्स क्या होता है, जो भी प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं, प्रोग्रामिंग के कीवर्ड्स हैं, उनको प्री डिफाइन करना, उनको क्या करना, प्री डिफाइन करना। ठीक, सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, कोई हाई लेवल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो हमने क्या बताया, उसके अंदर आप कंडीशनल आएगा, ब्रांचिंग आएगी, लूपिंग आएगा। तो ब्रांचिंग एंड लूपिंग को हम कहाँ देंगे, इफ के अंदर देते हैं, इफ दिया जाएगा, फॉर लूप लिखेंगे, व्हाइल लूप लिखेंगे, तो इनके थ्रू हम क्या करेंगे, हम देते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहे हो या आप कुछ डिफाइन कर रहे हो, इफ की डिफिनीशन आप अपने से चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो हम उसको कहाँ पे चेंज करेंगे, हम उसको प्री प्रोसेसर सेक्शन पे चेंज करेंगे। ठीक, तो जो प्री प्रोसेसर सेक्शन है, इसका मतलब ये होता है जो पहले से प्री डिफाइन है। ठीक, जो प्री डिफाइन कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइन सी के जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, उनको रीडिफाइन करने के लिए प्री प्रोसेसर का यूज किया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या बताया हमने, जो हेडर फाइल्स होती हैं, सी प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरी फाइल होती है, जैसे कि आपको स्ट्रीम बनाना है, ठीक है, आपको कुछ आपको इमेजेस बनानी है, जैसे आपको इमेजेस बनानी है तो उसके लिए हमको ग्राफिकल फाइल्स यूज करनी पड़ेगी। ठीक, तो उन ग्राफिकल फाइल जो आप यूज करोगे वो सी की लाइब्रेरी फाइल है, तो उस लाइब्रेरी फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में कॉल करना पड़ेगा। ठीक, उसको लाना पड़ेगा पहले। जैसे आपको आपको बुक यदि पढ़ना है तो बुक पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी जानी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह आपको यदि किसी आपको कोई फंक्शन यूज करना है, कोई मेथड यूज करना है, या कोई वेरिएबल यूज करना है जो पहले से मौजूद है, ठीक, तो उसको यूज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। ठीक, तो लाइब्रेरी फाइल्स को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक, क्या यूज करेंगे, प्री प्रोसेसर, वहां पे स्टेटमेंट जो है उसको हम यूज करेंगे। ठीक, तीसरा सेक्शन जो होता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल सेक्शन होता है। ठीक है, तो ग्लोबल सेक्शन क्या होते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो जिसकी लाइफ आपके प्रोग्राम के इक्वल होती है। ठीक है, आपको यदि कोई ऐसा वेरिएबल यूज करना है जिस वेरिएबल का यूज आपको अपने पूरे प्रोग्राम्स के अंदर यूज करने पड़े। ठीक है, तो एक होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ जो होती है पूरे प्रोग्राम के इक्वल होती है, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल्स को। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो आप करली ब्रेसेस देख रहे होगे, मेन फंक्शन जो करली ब्रेसेस बना हुआ है उसको बोला जाता है। जैसे एक हमने ओपनिंग करली ब्रेसेस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया, एक हमने क्लोजिंग करली ब्रेसेस आपको मैसेज किया। ठीक है, तो जो ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है, ठीक है, तो इनको बोला जाता है स्कोप। ये जो करली ब्रेसेस है इसको बोला जाता है स्कोप, स्कोप ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्कोप ऑफ द फंक्शन। यदि आप मेन फंक्शन के लिए लिख रहे हो या किसी दूसरे फंक्शन के लिए कोई आप प्रोग्राम या स्कोप बना रहे हो करली ब्रेसेस, तो उसको बोला जाएगा स्कोप। ठीक है, तो इस करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे उसका क्या होगा, अपना एक स्कोप होता है, उसकी अपनी क्या होती है, लाइफ होती है। ठीक है, तो इस स्कोप के अंदर ही उस लोकल वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। ठीक, एक प्रोग्राम में कई सारे क्या हो सकते हैं, करली ब्रेसेस हो सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग कई सारे हो सकते हैं, कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। ठीक, तो यदि आपको किसी एक स्कोप के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो आपको उसी स्कोप के अंदर उसे आप यूज कर सकते हो, और उसको उस स्कोप के बाहर आप यूज नहीं कर सकते हो। दैट इज अ लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आप उसको किसी भी स्कोप के अंदर यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल की जो लाइफ होती है इक्वल टू द प्रोग्राम। ठीक है, और लोकल वेरिएबल की जो लाइफ होती है वह होती है इनसाइड ऑफ द स्कोप। ठीक है, या स्कोप के बराबर होती है, उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो डेट इज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, प्री प्रोसेसर है, ग्लोबल डिक्लेरेशन, दे ये क्या होते हैं, हमारे ऑप्शनल होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। आप इनको यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको किसी लाइब्रेरी की आवश्यकता है तो आप वहां पे प्री प्रोसेसर यूज कीजिए, नहीं आवश्यकता है तो मत कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। ग्लोबल वेरिएबल आपको बनाने हैं तो बनाइए, नहीं बनाने हैं तो
मत बनाइए, ठीक। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके जो आप प्रोग्रामिंग स्किल है ये उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने दिया मेन, उसके बाद क्या दिया हमने, मेन। जो मेन है, मेन का एम स्मॉल है, जो मेन है मेन का एम क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो मेन जो फंक्शन है हमारा, मेन फंक्शन इज अ मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन को हमेशा इज अ मेन फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन, आपका कोडिंग, जहां पे आप मेन फंक्शन लिखेंगे, आप जहां पे भी मेन फंक्शन लिख देंगे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग जो भी कोई प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, जो भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसको यदि आप बताना चाहते हो कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो, मतलब यूजर का सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूजर कहाँ से एग्जीक्यूशन करा रहा है, ठीक है। जैसे आपने ग्लोबल वेरिएबल दिया और आपने क्या दे के रखा है, प्री प्रोसेसर दे के रखा है, तो डेट इज अ प्री डिफाइंड, आपका ये एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होंगे फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यदि आपने कोई प्री प्रोसेसर बनाया है, यदि आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, तो आप इसको बाहर यूज नहीं कर सकते हो। यदि आप उस मेन फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस करोगे तो वह यूजर के द्वारा एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेन फंक्शन का मतलब ये होता है यूजर जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, उसको एज जब एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी तो उसका एग्जीक्यूशन भी क्या हो जाएगा, इजियर वे में हो जाएगा। यदि उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी तो उसका एग्जीक्यूशन इजियर वे में नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन का मतलब होता है प्रोवाइड द एक्सेसिबिलिटी टू द यूजर प्रोग्राम, यूजर कोडिंग, यूजर कोडिंग जो है उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ इसको आप एग्जीक्यूशन आपको करना है, ठीक है। यदि उसको आपको एग्जीक्यूशन नहीं करना है, यूजर उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, तो आप मेन फंक्शन के बाहर लिखिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जितने भी कोड होते हैं उसको हमेशा मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, और जब भी मेन फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसका करली ब्रेसेस ओपनिंग होता है और करली ब्रेसेस क्या होता है, उसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। करली ब्रेसेस आप इसमें भी स्ट्रक्चर में देख रहे होगे, ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग हुआ, ठीक है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, मेन फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर क्या होते हैं हमारे, एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एंड कोड होते हैं, कोड ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो सी प्रोग्रामिंग के जो कोड है, जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबको आपको मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। मतलब सी प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर है, यूनियन है, पॉइंटर है, मतलब कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं कोडिंग की पार्ट, ठीक है, उन सारी चीजों को आपको मेन फंक्शन के अंदर लिख देने हैं, ठीक है। जो भी चीज, जैसे कि हमारा फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटर होता है, ठीक है, स्ट्रीम होता है, कनेक्टिविटी होती है, डाटा सेट कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को आप उसके अंदर हम दे सकते हैं, फाइल हैंडलिंग होता है, ठीक। तो जितनी भी चीजें हैं सबको आपको मेन का जो स्कोप है उसके अंदर आपको डिफाइन करना है, उसके अंदर आपको देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेन कोडिंग है, जो मेन का पार्ट है, जो मेन का पार्ट है, जो मेन की जो बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द मेन इज अ पार्ट ऑफ द इज टू द all concept of the C programming languages, all keyword of the C programming languages, जिस C programming languages के जितने भी concept हैं, जितने भी keywords हैं, सभी के सभी मेन फंक्शंस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, आपको एक्सटर्नली वे में बता दिए, मतलब जो आपको दिख रहा है, ठीक। अब एक होता है पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे का मतलब ये होता है आपका मेमोरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। आपके आपने कोड लिख दिया, तो कोड लिख दिया मतलब पर्दे के सामने, पर्दे के सामने मतलब आपका कोडिंग, और पर्दे के पीछे आपकी मेमोरी। तो मेमोरी में क्या कैसे वर्क होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या करेगा, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, हमने बताया वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी का एक लोकेशन होता है, ठीक है।
उसको नाम आपने दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो अलग अलग पार्ट कंबाइंड हो रहे हैं, आपने कहीं पॉइंटर यूज करो, कहीं आप फाइल स्ट्रक्चर बनाओ, कहीं आप फंक्शन बना रहे हो, तो ये क्या हो रहे हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं, ठीक, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं। अब ये अलग अलग जा रहे हैं तो इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए इनका एक बॉस होना चाहिए, ठीक, जो कि बता सके हाँ ये जो फंक्शन, क्योंकि मेमोरी में जरूरी नहीं है कि एक ही सी प्रोग्रामिंग, जैसे सर्वर की प्रोग्रामिंग जब होती है तो वहाँ पे कई सारे यूजर्स होते हैं। अब कई सारे यूजर्स होंगे तो अलग अलग कई सारे फंक्शन बनाएंगे, और कई सारे फंक्शंस में कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक। तो अब ये सिचुएशन जो फंस रही है, इस तरह की जो सिचुएशन आ रही है सर्वर पे, अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या किया जाता है, मेन फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक मेन फंक्शन हुआ, कई सारे, एक यूजर ने किया किया कई सारे वेरिएबल बनाए, ठीक, जैसे कि एक यूजर ने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया सेम नेम का, और सेम नेम का क्या बना दिया उसने, एक लोकल वेरिएबल बना दिया। अब सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो वेरिएबल है इस प्रोग्राम का पार्ट है, किसी प्रोग्राम का पार्ट है। तो उसको एज अ पार्ट बनाने के लिए, उसको एज अ पार्टीशंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं। तो मेन फंक्शन क्या करता है, मेमोरी का एक लोकेशन लेगा, ठीक, मेमोरी में क्या करता है, एक लोकेशन ले लेता है, ठीक, और जितने भी लोकेशंस जनरेट होते हैं प्रोग्राम के थ्रू, चाहे फंक्शन के हों, ठीक है, चाहे आपके चाहे आपके वेरिएबल्स के हों, किसी के भी हों, सबको क्या करता है, इंटरलिंक्ड कर देता है, सबको क्या कर देता है, आपस में अपने में समेट लेता है। मतलब एक स्पेस जनरेट करेगा मेन फंक्शन, जहां पे सब वेरिएबल्स का क्या होगा, सभी फंक्शंस का क्या होगा, जितनी भी चीजें आप मेमोरी जनरेट हो रही है सबका क्या होल्ड करेगा, एड्रेस होल्ड कर लेता है। जिससे क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि ये जो पार्ट्स होते हैं ये इस मेन फंक्शन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने आपको मेमोरी बता दिया तो मेमोरी आपके समझ में आ रहा होगा, हाँ ऐसा मेमोरी होता है, ठीक। अब ये मेमोरी होती कैसी है, यदि मेमोरी समझा जाए तो मेमोरी होती कैसी है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जो हमारी कंप्यूटर जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इन्वायरमेंट में है, मेमोरी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको बोला जाता है डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमको ये बताता है कि आप मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब मेमोरी का पूरा कैलकुलेशन करता है, मेमोरी को पूरा पूरा क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, ओनली फॉर मेमोरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो डिफाइंड बाय द डाटा स्ट्रक्चर। अब ये डाटा स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, कई तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। एक होता है स्टैक होता है, इसको आप अपने से पढ़िएगा, आपके सिलेबस में नहीं है ये चीजें। एक होता है स्टैक होता है, एक क्यू होता है, एक ट्री होता है, एक ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह के पांच छह जो ब्रॉड डेटा टाइप है ये यूज होते हैं बेसिकली। ट्री यूज होता है, स्टैक यूज होता है, क्यू यूज होता है। बेसिकली ये जो तीन तरह के डेटा टाइप हैं कंप्यूटर में, ये तीन ही डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है मेमोरी को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा टाइप टर्म यूज कर रहे हैं ये अलग डेटा टर्म, ये प्रोग्रामिंग का टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, सुमित बोल रहा है डिस्प्ले डिस्प्ले में बताएंगे तो नेट एक भी नहीं चलेगा सुमित, ठीक है, इसीलिए हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। नेट चलाएंगे आप लोग लगभग 50-60 बच्चे हो, 50-60 बच्चे एक साथ यदि स्क्रीन शेयर कर देंगे, नेट तुरंत बंद हो जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे नेट नहीं चलता है अच्छे से, ठीक है ना। इसीलिए हमने असुविधा ना हो, इसीलिए आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिया है, और जो भी चीज बता रहे हैं उसको हम ऐसा लिख के भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये समझाने की प्रोसेस है, तो समझाने की प्रोसेस तो आदमी समझाएगा, और जो प्रैक्टिकल वाली अप्रोचेस है उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको उसको प्रैक्टिकली बताएं, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे हम आपको, मेमोरी स्ट्रक्चर। तो मेमोरी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी, एक स्टैक होती है, क्यू होता है, ट्री होता है, ये हमारी ब्रॉड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। इस इन्हीं के थ्रू किसी भी तरह के आप मेमोरी को मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा हमारा एक ग्राफ होता है, एरे होता है, ठीक है।
इनका यूज हम करते हैं। तो जितने भी तरह के वेरिएबल्स आप बनाओगे, जो भी वेरिएबल्स हम बनाएंगे, ठीक, तो वेरिएबल्स के लिए हमेशा यूज होता है स्टैक। ठीक, वेरिएबल्स के लिए क्या यूज होता है? स्टैक। तो जितने भी वेरिएबल्स आप बनाओगे एक मेन फंक्शन के अंदर, तो उस मेन फंक्शन के अंदर एक स्टैक बनेगा। ठीक, और वो स्टैक क्या करेगा? आपके प्रोग्राम में जितने भी आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे? स्टैक पे जाएंगे। ठीक, सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे? स्टैक पे जाएंगे। ठीक है, स्टैक पे चले गए। ठीक, फंक्शन आप बना रहे हो तो फंक्शन के लिए क्या बनेगा? एक अलग से स्टैक बनेगा। ठीक है, मतलब यदि आपके सी प्रोग्रामिंग में जितने तरह के कॉन्सेप्ट हैं, उतने तरह के अलग अलग स्टैक बनेंगे। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है? स्टैक फॉर, जैसे स्टैक क्या होता है? स्टैक यूज फॉर स्टैटिक, ऐसा समझिए। स्टैक इज ए यूज फॉर स्टैटिक, मीन्स कोई स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है या स्टैटिक चीजें हैं। ठीक है, यदि आप उसको यूज कर रहे हो तो वो सारी सारी कहाँ पे जाएंगी? हमारी स्टैक पे जाती हैं। ठीक, तो सी प्रोग्राम के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट लगभग लगभग आते हैं, ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, लूपिंग आता है, स्ट्रीमिंग आती है, फाइल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, फंक्शन आता है, वेरिएबल्स आता है, तो सब के लिए क्या बनता है? स्टैक बनता है। ठीक, तो एक स्टैक का जो नेचर होता है वो सिमिलर टाइप का होता है। जैसे एक स्टैक जो बनेगा, यदि वेरिएबल के लिए बना है तो वेरिएबल को ही होल्ड करेगा, फंक्शन के लिए बना है तो फंक्शन को होल्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्यू। तो जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है, तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है हमारा डायनेमिक के लिए। जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है इज ए यूज फॉर डायनेमिक पर्पस। ठीक है, तो डायनेमिक पर्पस कहाँ पे आता है? जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? पूरे पूरे हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे चले जाते हैं? पूरे ऑब्जेक्ट हमारे जाते हैं क्यू में जाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी डेटा टाइप का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पर्पस यूज करते हैं, जो नॉन प्रोसीजरल वे में हम बनाते हैं। ठीक है, तो जो नॉन प्रोसीजरल वे में बनाएंगे वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे? क्यू में जाएंगे। ठीक है, तो दिमाग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा इंटरव्यू में आएगा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्टैक इज यूज फॉर, क्यू इज यूज फॉर, ऑब्जेक्ट कौन सी मेमोरी यूज करता है, हमारा वेरिएबल कौन सी मेमोरी यूज करता है, फंक्शन यदि आप बना रहे हो तो फंक्शन हमारा कौन सा मेमोरी यूज करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शन के लिए एक स्टैक बनाते हैं, ठीक, वेरिएबल के लिए स्टैक बनाते हैं, ठीक, और इसका सभी का लिंक कहाँ पे होता है? हमारा मेन फंक्शन से होता है। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है, हरी सर मांगे हैं। अच्छा, ये तो इसकी है, वहां पे देख लीजिए कौन सी चाबी है। तो इसका मतलब ये था हमारा बताने का, जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है? हमारा स्टैक होता है। मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा? हमारा स्टैक होगा, क्यू होगा, ट्री होगा। ठीक है, और उनके अंदर क्या होगा? पूरा का पूरा हमारा कोई वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का तो वेरिएबल का स्टैक होगा, और मेमोरी लोकेशन कहाँ पे होगी? स्टैक उसको रिफर कर देगा आपका जिस मेमोरी एड्रेस पे है लोकेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेन फंक्शन। तो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन जो पर्दे के पीछे बताया हमने, मेन फंक्शन इस प्रकार करता है। जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन एक आप बोल सकते हो मेमोरी का स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, जो मेमोरी का स्ट्रक्चर्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो गया हमारा? हाँ, उसके बाद क्या होता है हमारा? फंक्शन है, इसमें देखिए जो मेन फंक्शन है उसमें एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस क्लोज के पहले, यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे हम इसलिए इमेजेस में बनाया हमने फंक्शन को। जो फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में, फंक्शन तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है फंक्शन को पहले डिक्लेयर किया जाता है, फिर डिफाइन किया जाता है, फिर कॉलिंग किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, फंक्शन का जब भी हमको डिफिनीशन देना होता है तो मेन फंक्शन के बाहर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मेन फंक्शन, मेन हमारा क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो एक मेन फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो।
ये रूल्स है, ठीक है। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते, डेट इज अ रूल्स, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, फंक्शन को मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है, ठीक। और मेन फंक्शन में उसको कॉल किया जाता है, मेन फंक्शन में क्या किया जाता है, उसको कॉल किया जाता है, ठीक है। अब ये फंक्शन होता क्या है, जो फंक्शन होते हैं ये होते क्या है, ठीक है। तो फंक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। तो जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इज अ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है वह, ठीक है। और जो नीचे फंक्शन लिखा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको कौन जनरेट करेगा, यूजर जनरेट करता है। कोड जो हमारा है, कोड को रीयूज करने के लिए हम यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि आप कोई कोडिंग लिख रहे हो, जैसे कि आप बात समझिएगा, आप कोडिंग लिख रहे हो और आपको हर 3 लाइन बाद आवाज सुनाई दे रही है अभी आप लोगों को? यस सर।
हाँ ठीक है, अब देख लो ऐसे ही नेटवर्क चला जाता है यहाँ पे, अभी स्क्रीन शेयर कर देंगे तो पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, फंक्शन बता रहे थे, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। यदि आपके कोडिंग में कुछ लाइनें ऐसी हैं, कुछ कोड ऐसा है जिसको आप मल्टीपल टाइम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, बार बार लिख रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपका स्पेस, ये जो मेमोरी का स्पेस है वह भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो भी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने बताया था एल्गोरिथम पे कि हमको ऐसा एल्गोरिथम लिखना है, हमको ऐसा कोड लिखना है जिसका हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बोथ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, दोनों को रिड्यूस करने के लिए हमको फंक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो फंक्शन की यूज कहाँ पे करते हैं, जब हमको किसी भी कोड को रियूज करना हो, कुछ लाइनें हैं कोड में उसको बार बार आप यूज कर रहे हो, उसको रियूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड रूल है हमारा, जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है, सबसे पहले आपको हमेशा एक प्री प्रोसेसर देना है, ठीक है, प्री प्रोसेसर आपको फाइल के लिए देना है। उसके बाद आप ग्लोबल डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन हमारा ऑप्शनल होता है। उसके बाद हमको मेन फंक्शन देने हैं, मेन फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल्स दीजिए। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को सी प्रोग्राम के बीच में कहीं पे भी आप फिर से दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते हो। इस चीज को आप दिमाग में बिठाइएगा, जब भी वेरिएबल्स आपको बनाना है तो वेरिएबल्स को हमेशा कहाँ पे डिफाइन करना है, सबसे पहले लाइन जो हमारा मेन फंक्शन है, जो उसका स्कोप स्टार्ट हो रहा है, आपको वहीं पे ही डिफाइन करना है वेरिएबल्स को। बीच प्रोग्राम में कहीं पे भी आप वेरिएबल्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे, प्रोग्राम आपको जो कोडिंग लिखना है आप अपना कोडिंग लिखिए, आपकी कोडिंग समाप्त हो गई, आप कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा इमेजेस जो है, उस इमेजेस में है मेन फंक्शन। ये आपके बाला गोस्वामी की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीजें हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आती हैं, आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे, इसलिए हमने ये बता रहे हैं इस चीज को। तो मेन फंक्शन जो होता है, आपको हमने क्या बताया, मेमोरी का एक पर्दे के आगे का पार्ट बताया, एक पर्दे के पीछे का पार्ट बताया, ठीक है। तो जो पर्दे के पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, जो पर्दे के हमारे पीछे वाला पार्ट है वो किस कैसा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट से हमने बताया। और जो मेमोरी मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग की क्लासेस हुई थी उसमें हमने ये बताया था आपको कि सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी हमारी कैसी है, मिडिल लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम डिफाइंड सॉफ्टवेयर है हम उन्हें भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग के थ्रू आप सिस्टम डिफाइंड सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है। आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। एंड्रॉइड के लिए अभी सपोर्टेबल नहीं आया है सी का, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेजेस एंड दैट इज अ यूज फॉर सिस्टम, दैट इज अ यूज फॉर डेवलप टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आ जाती है, मिडिल लेवल की बात आ जाती है जब यहाँ पे, तो वह जो लैंग्वेजेस होता है डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग का जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, जो सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, वह एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो जब दोनों के बीच कम्युनिकेशन होती है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन फंक्शन के बीच में जब भी इंटरेक्शन होगा, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन किस वे में होगा, कब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कब कम्युनिकेट करें, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसके क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस जो मेन फंक्शन वाला सिंबल है, इसमें देखिए कुछ में क्या लिखा है, आईएनटी लिखा है, कुछ में वॉइड लिखा है, कुछ में क्या लिखा है, जो पहला मेन फंक्शन है उसमें
उसमें आप लोगों को मिल गया मार्कशीट? मिल गया आप लोगों को? हल्ला मत कीजिए, क्लास ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे तीन तरह की स्टाइल दी हुई है। ठीक, एक मेन फंक्शन भी दिया हुआ है। ठीक, मेन फंक्शन के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, ना INT लिखा है ना void लिखा है। इसका मतलब ये है कि सी प्रोग्रामिंग जो है, जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है उसका, वह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि आप मेन फंक्शन लिखे हो और मेन फंक्शन विदाउट INT या void के लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जब किसी तरह कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और बाय दफे कभी क्या हो जाए, आपका एरर आ गया, कोई बड़ा एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, यदि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक, जैसे आप अभी हो, आपका आपने बार बार आप गलती कर रहे हो, 10 टाइम, 20 टाइम, 15 टाइम, 100 टाइम आपने बार बार गलती किया है, तो ये गारंटेड है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक दिन करप्ट हो जाएगा। जैसे कि आप बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू कर रहे हो, बंद करो, शट डाउन किए हुए बंद कर रहे हो, आप 10 बार, 20 टाइम, 15 टाइम, 100 टाइम आप ऐसा कर दो, 101 टाइम में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, 100% क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, ये सी प्रोग्रामिंग में होता है। यदि आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक, कोई एरर आ गया यहाँ पे, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, या आपका सी प्रोग्रामिंग का जो एडिटर है वह आपका क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, तो इस तरह क्या हो जाती है, सिचुएशंस आ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट को स्टेबलिश करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए एक वाइड का कीवर्ड का यूज किया जाता है, एक INT कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, हम वाइड का भी यूज करते हैं और INT का भी यूज करते हैं। वाइड का मतलब ये होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं है। आप जो भी एरर आ रही है उसको हम अपने लेवल में क्या कर ले रहे हैं, मॉडिफाई कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा कनेक्शन स्टेबलिश है। ठीक है, वो जो वाइड कीवर्ड है उसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, स्टेबलिश है, लेकिन हमको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, पूरा मैनेजमेंट हम अपने से कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, INT, एक यहाँ पे है INT। INT मतलब ये होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जितने भी एग्जीक्यूशन होंगे, जितने टाइम भी एग्जीक्यूशन होगा, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे कि हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो INT मतलब ये होता है जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम और सी प्रोग्रामिंग के बीच में, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, वह कंप्लीट हो चुका है। जब कंप्लीट हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी 0 आप पास करते हो, कभी 1 पास करते हो, क्योंकि दो ही नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर, 0 होता है या 1 होता है। तो सक्सेसफुली हो गया हमारा एग्जीक्यूशन तो 0 जाएगा, अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सक्सेसफुली का मैसेज क्या आता है, हमारा 0, अनसक्सेसफुली का क्या आता है, मैसेज 1। और जो बाइट लिखा हुआ, जो बाइट कीवर्ड हमने लिखे हैं, ठीक है, तो बाइट कीवर्ड का मतलब होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, हमारा मेन फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कम्युनिकेशन स्टेबलिश है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो भी एरर्स है वो एरर हमारे लेवल के, मतलब हम प्रोग्राम के थ्रू उन एरर्स को दूर कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेन फंक्शन था। ठीक है, अब जो ये मेन फंक्शन था, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यदि कनेक्शन सही रहा तो एक प्रोग्राम आपको करके बताते हैं कैसे किया जाता है।
ठीक है, स्क्रीन दिखने लग गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ, हमने क्या किया है, अपने सिस्टम पे टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक, आप लोग अपने से जो भी सी का लगे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, एक एनसीसी हमने बताया था, टर्बो सी बताया था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको जिसमें करना हो आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये टर्बो सी का है, टर्बो सी हमने स्टार्ट किया तो ये हमारा एडिटर खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने बताया है अभी आपको, उसका एक छोटा सा ये प्रोग्राम हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर हमने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम है ये हमारा। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं लिखा हुआ है अभी। ठीक है, और उसके बाद हमने प्री प्रोसेसर नहीं लिखा हुआ है अभी हमने। और क्या नहीं लिखा है हमने यहाँ पे, हमने अभी यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया है। ठीक है, और हमने डायरेक्ट क्या लिखा है, वाइड मेन। तो वाइड मेन का मतलब ये होता है कि हमारा मेन फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं देगा। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम हमारा आप माइक को म्यूट कर लीजिए, किसी का आवाज आ रहा है हमारे पास। स्क्रीन दिख रही है सी प्रोग्रामिंग का? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो वाइड लिखा है, तो वाइड का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम चाहे एग्जीक्यूट हो या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पे वाइड लिखना है और मेन लिखना है। ठीक है, और कोष्टक लगा देना। जो कोष्टक का वाइड के बाद जो मेन के बाद जो कोष्टक लगा, इसका मतलब होता है फंक्शन। ये हमेशा कहाँ पे लगेगा, फंक्शन के साथ लगेगा। मेन हमारा क्या है, फंक्शन है। उसके बाद हमने क्या किया है, करली ब्रेसेस ओपनिंग किया है और करली ब्रेसेस को क्लोज किया हुआ है। करली ब्रेसेस को हमने ओपन किया है और क्लोज किया है, और क्या लिखा है उसके अंदर, एक ही लाइन लिखी है हमने, प्रिंट एफ। तो कल हमने बताया था आपको कि प्रिंट एफ के थ्रू किसी भी वैल्यूज को आप आउटपुट कर सकते हो। तो प्रिंट एफ का यूज कहाँ पे किया जाता है, एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप है, ठीक है, उसको आप आउटपुट कर सकते हो, और किसी भी तरह के मैसेज को आपको आउटपुट कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे डेटा टाइप या वेरिएबल कुछ नहीं बनाया है, हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, एक मैसेज को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट पे देखिए क्या लगा है, कोष्टक लगा है, ध्यान दीजिएगा क्या लगा है, कोष्टक लगा है। तो प्रिंट क्या है, हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो प्रिंट मतलब प्रिंट या फॉर फंक्शन, जो प्रिंट के बाद एफ लिखा है उसका मतलब होता है फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, और उसके अंदर देखिए हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, क्या लिखा, वेलकम लिखा हुआ है। तो वेलकम हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है। वेलकम हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब भी कोई स्ट्रिंग आपको आउटपुट देनी है तो उसको हमेशा किस में देना है, डबल कोट के अंदर देना है। तो डबल कोट के अंदर हम क्या दे दिया, हमने वेलकम दे दिया। ठीक है, आप कोई भी मैसेज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। कोष्टक बंद हुआ, उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या लगा है, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन क्या होता है, हमारा टर्मिनेटर है। सेमी कॉलन क्या है, हमारा टर्मिनेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंट एफ का जो लाइन है, प्रिंट एफ का जो बिहेवियर है, प्रिंट एफ जो फंक्शन है, उसकी यहाँ पे क्या हो गई, क्लोजिंग हो गई। मतलब उस लाइन का क्या हो गया, एंडिंग हो गया। अब जो आगे जो लिखोगे उसका मीनिंग कुछ दूसरा होगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कुछ दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम बना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कंपाइल है, हमारे एडिटर में कंपाइल है, कंपाइल पे गए, इसको क्या किया हमने, कंपाइल किया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे कंपाइल किया। तो कंपाइल में आप देखेंगे ये हमारी फाइल का नाम आ गया बकायदा, टोटल लिंक्ड कंपाइल हुआ। कोई वार्निंग मैसेज है, नहीं है। एरर है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हमने सपोज क्या किया, हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। जब आप कंपाइल करोगे तो देखोगे दो एरर आ गए हमारे पास। आपने क्या किया, इंटर किया, आपने क्या किया, इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एरर आ रहे हैं, आपको बता रहा है। देखिए ये होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लाइन हमारी स्टेट, देखिए ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमी कॉलन आ रहा है, एंड कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है,
तो क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि आपने सेमी कॉलन लगाया। तो एक सेमी कॉलन से कितने एरर जनरेट हो गए? यहाँ पे 2 एरर जनरेट हो गए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद क्या किया? इसको हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, ठीक है, कंपाइल हो गया हमारा। कंपाइल होने के बाद क्या करेंगे? इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा क्या हो गया? रन भी हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे रन हो गया, लेकिन हमको स्क्रीन नहीं दिखी क्या एग्जीक्यूट हुआ है, हमको कुछ पता चला नहीं, पता चला। तो हम क्या करेंगे? अब एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा? इसका डॉस प्रॉम्प्ट में होता है, जो आपका कंसोल विंडोज होता है। यदि आपके पास विंडोज है तो डॉस में होगा, ठीक है। आपके पास लिनक्स का है तो आपका जो टर्मिनल है, टर्मिनल में एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो जो हमारा डॉस की स्क्रीन है, डॉस की स्क्रीन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं गेट ch फंक्शन। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो हमने गेट ch लगाया, फिर से क्या किया? हमने इसको कंपाइल किया। हमें कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया? इसको अब रन करते हैं फिर से। तो जब रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या आ गया? आउटपुट आ रहा है। पहला जो वेलकम था किसका था? जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो उसका वेलकम था ये, ठीक है। और अभी जो वेलकम आया है, जो जहाँ पे कर्सर है, दैट इज अ प्रेजेंट टाइम का जो वेलकम मैसेज है वह आ रहा है। अब आपको बाहर जाना तो आप क्या कीजिए? कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दीजिए, तो आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको सी प्रोग्रामिंग लिखनी है तो एक चीज और यहाँ पे बता दें, जैसे हमने INT बताया आपको, INT हमने आपको बताया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? INT लिखेंगे। जब आप INT लिखेंगे और इसे कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वार्निंग मैसेज आया है, 1 वार्निंग मैसेज आया है। और वार्निंग मैसेज क्या आया है? फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। जब जो यहाँ पे INT है, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई फंक्शन आप लिखते हो, फंक्शन के पहले जो लिखा जाता है, INT आप लिख दीजिए, फ्लोट लिख दीजिए, वॉइड लिखिए, ये होते हैं रिटर्न टाइप। ये बताते हैं फंक्शन हमारा किस तरह की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो INT रिटर्न कर रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। तो गेट ch के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे रिटर्न देना पड़ेगा, RETURN रिटर्न 0, ठीक है। अब क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। अब देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोई वार्निंग मैसेज है क्या? नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कर दे रहे हैं? इसको हम रन कर रहे हैं। तो फिर से हमारा क्या आ गया? हमारा फिर से एक वेलकम आ गया मैसेज, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में बैठा लेना है। यदि आप मेन के पहले INT लिखते हैं तो लास्ट में आपको जो मेन फंक्शन का स्कोप है उसके बाद आपको क्या देना? स्कोप क्लोजिंग के पहले रिटर्न करानी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। और यदि आप रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या देंगे? वॉइड लिखेंगे। आप यहाँ पे वॉइड लिख सकते हैं, जो INT है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आप वॉइड लिख सकते हैं। और वॉइड जब आप लिखेंगे, जो वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है इसको आपको हटा देना है, इसको आपको निकाल देना है, ठीक है। तो सिंटेक्स दिमाग में बैठाइए, जब भी सी प्रोग्रामिंग लिखनी है पहले वाइड मेन स्कोप स्टार्ट कर देने हैं, आपको कोड ही लिखिए जो कोड लिखना है, और लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch जरूर लिखना है, गेट ch, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस रख देना है, ठीक है। इतना आपको कर देना है। अब क्या होगा? ये हमने लेटेस्ट वर्जन यूज किया है, जो हमने यूज किया है ये हमने लेटेस्ट वर्जन यूज किया है। तो कई लोगों के सिस्टम पे ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। जो प्रिंट एफ फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है, गेट ch का एक फंक्शन है। ये क्या होगा? किसी न किसी लाइब्रेरी से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो हमारे इस टर्बो सी में चल गया, आप एनसी से यूज कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि चलेगा, ठीक है। प्रिंट एफ चल जाएगा, गेट ch चलेगा, एग्जीक्यूट हो, जरूरी नहीं है। तो एक परमानेंटली एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के लिए ये जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सी में बताना पड़ेगा कि जो प्रिंट एफ फाइल है किस लाइब्रेरी की है। तो उसके लिए हमने क्या यूज करेंगे? प्री प्रोसेसर यूज करेंगे। तो प्री प्रोसेसर हैज इंक्लूड किया,
तो प्रिंट एफ कहाँ पे होता है, stdio.h, ठीक है। तो जो हेडर फाइल होती है सी प्रोग्रामिंग में उसे बोला जाता है, जो हमारी लाइब्रेरी फाइल होती है सी प्रोग्रामिंग में उसे बोला जाता है हेडर फाइल, ठीक है। जो हमारी लाइब्रेरी फाइल है, लाइब्रेरी फाइल को बोला जाता है हेडर फाइल। और हेडर फाइल को यूज करने के लिए यूज किया जाता है इंक्लूड, ठीक है। आप बताओगे ना कि लाइब्रेरी में आप गए, आपको तो आपको बताना पड़ेगा नहीं कि हम भाई लाइब्रेरी की हमें ये वाली बुक यूज करनी है, ठीक है। तो उसी तरह आपको बताना पड़ेगा कि stdio.h हमारी एक बुक है, हमारी एक फाइल है, उसको हमको यूज करना है, तो यूज करना हमारा इंक्लूड देना है, ठीक है। और इंक्लूड के बाद आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल यूज करना पड़ता है। हैश हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर है। तो stdio का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो studio.h के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन होता है और स्कैन एफ फंक्शन होता है, ठीक है। जो स्कैन एफ होगा और प्रिंट एफ होगा, दैट इज रिलेटेड टू द studio.h, ठीक है। अनदर फाइल इज हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है। conio.h मीन्स होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल मतलब क्या हो गया, डॉस से रिलेटेड। तो डॉस से रिलेटेड कौन सा फंक्शन है हमारा, गेट cs जो फंक्शन है हमारा किससे रिलेटेड है, डॉस से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस फंक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, conio.h यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ एक कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा किसी मैसेज को डिस्प्ले करने का एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया और ये एक कॉमन प्रोग्राम हो गया। आपको इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, जो हमें आपके स्क्रीन में दिख रहा है प्रेजेंट टाइम पे, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। एक सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो कॉमन चीजें क्या क्या हो गई यहाँ पे, आपको हमेशा कौन कौन सा चीज लिखना है, प्री प्रोसेसर लिखना है, मेन फंक्शन लिखना है और मेन का स्कोप लिखना है, और लास्ट में आपको गेट ch लिखना है। ये आपका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। अब आप इसको फिर से कंपाइल कीजिए, ठीक है। ये इसको हम कंपाइल करेंगे, अल्ट एफ, हमने कंपाइल कर दिया, ठीक है। कंपाइल होने के बाद इसे क्या किया हमने, रन किया, ठीक है। हमारा रन हो गया, फिर से हमारा क्या आ गया, मैसेज वेलकम आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर था। और इसे हम आपके उसमें हम भेज दे रहे हैं, जो कॉमन स्ट्रक्चर है, कोड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने डबल डैश यूज किया है। तो डबल डैश का मतलब होता है कमेंट का मतलब होता है, डबल डैश का मतलब होता है आप कमेंट कैसे देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसको आपको हमेशा यूज करना है, ठीक। तो हमने ये एग्जिट हो गए और अपनी स्क्रीन को हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि आपको कुछ ये जो वाली स्क्रीन थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने शेयर कर दिया, ठीक। अब किसी कुछ डाउट लग रहा हो तो डाउट आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सर प्री प्रोसेसर का यूज क्यों करते हैं? देखो, प्री प्रोसेसर का यूज हमने दो चीजों के लिए बताया, ठीक है। एक प्री प्रोसेसर अभी हमने आपको यूज करके बताया, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर का मतलब होता है जो सी प्रोग्रामिंग की हेडर फाइलें हैं उसको यदि आपको यूज करना है तो हम यूज करेंगे प्री प्रोसेसर, जो भी आपको यूज करने हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्जन है प्री प्रोसेसर का, उसका मतलब होता है जो सी प्रोग्रामिंग के टर्म है, सी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है,
आप उसको रीडिफाइन करो, फिर से आप उसको क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। जैसे आप इफ हमने बताया है आपको, ठीक है, इफ का क्यों यूज किया जाता है, कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। अब यदि आप उसकी डिफिनीशन चेंज करना चाहते हो कि इफ का हम कंडीशन के साथ साथ और कुछ करें, या इफ के द्वारा हम कंडीशन चेक ना करवाएं, ठीक है, उस समय हम क्या यूज करेंगे, प्री प्रोसेसर यूज करेंगे। ठीक है, अबीर कपूर, अबीर शुक्ला, और किसी कुछ डाउट है? सर स्टैक हाँ, बता दीजिए। क्या चीज? स्टैक जो बताए हैं ना आप डेटा स्ट्रक्चर में, वो। अच्छा, देखो, जो सी प्रोग्राम, जो जो कोई भी प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम यूज करते हैं स्टैक, बेसिकली यूज किया जाता है, और बेसिकली क्यू यूज किया जाता है। दो चीजें रहती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है, स्टैक इज अ यूज फॉर स्टैटिक, जो स्टैटिक मेमोरी बनती है हमारी, ठीक है, उसके लिए हम स्टैक यूज करेंगे। और जो डायनेमिक मेमोरी हमारी बनती है उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं क्यू का यूज करते हैं। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरली सभी स्टैटिक डेटा टाइप के लिए हम यूज करते हैं स्टैक। अब जैसे हमने बताया मेन फंक्शन क्या करेगा आपका, दो चीजें बताई। जैसे एक चीज जो आप देख रहे हो, जितने भी कोडिंग होती है हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, लेकिन क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में अलग अलग वेरिएबल अलग अलग जगह रहेंगे, अलग अलग फंक्शन अलग अलग मेमोरीज में रहेंगी, ठीक। अब इनका जो अलग अलग जो हो रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मेमोरी में, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारा बेसिकली सी के लिए हम स्टैक यूज करेंगे। तो एक स्टैक ऑटोमेटिकली बनेगा सिस्टम पे, आपको नहीं बनाना है, ठीक। उस स्टैक में एक वेरिएबल के लिए अलग स्टैक बन जाएगा, आप जितने वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए एक अलग स्टैक बन गया। एक फंक्शन आप बनाए, फंक्शन के लिए अलग स्टैक बन गया। अब ये जो स्टैक बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं, ये मेन फंक्शन के अंदर इनकी रिफरेंसिंग होती है। अब सपोज एक यूजर है या सर्वर है, सर्वर में क्या होते हैं, कई सारे यूजर्स होते हैं, कई सारे सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जब कई सारे सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो क्या होंगी, आपस में मर्जेस हो सकते हैं ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी में मेन फंक्शन क्या करता है, हर जितने फंक्शन है, जितने स्टैक है, जितने कॉन्सेप्ट है, सबके लिए अलग अलग स्टैक बनाएगा, सब में वहीं पे रखेगा, ठीक है। तो स्टैक इज अ यूज होल्डिंग, तरह की चीजों को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है? हमने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर भेजा, इसको दिमाग में बिठा लो, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको रट डालिए, सर ठीक है। सर और रागिनी गुप्ता, यूजर डिफाइंड फंक्शन बता दीजिए थोड़ा। जब फंक्शन का पार्ट आएगा तब बताएंगे उसको अच्छे से, और बताएंगे, ठीक है। फंक्शन आपके सिलेबस में है तो आगे जो होगा और बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अभी आप ये जानिए, फंक्शन का यूज किया जाता है जो हमारा कोड है, कोड को रीयूज करने के लिए। बस हो गया, इतने ही आप पढ़िए। उसके बाद जो फंक्शन है आपकी थर्ड यूनिट में भी है और बताया जाएगा, बहुत है आपका, सेकेंड यूनिट में भी है, बताएंगे फिर वहां पे। यस सर। ठीक है, चलिए आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। किसी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर ये टर्बो C++ क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? अरे ये कुछ नहीं है, देखो, अलग अलग कंपनियां अलग अलग बनाती रहती हैं कंपाइलर, ये कंपाइलर है। टर्बो यस सी, सर। एनसीसी, ये सब क्या है, अलग अलग कंपाइलर है, अलग अलग कंपनियां बनाती रहती हैं, ठीक। जैसे नोट पैड हो गया, नोट पैड में भी आप टाइपिंग करते हो, यस वर्ड सर। पैड में टाइपिंग करते हो, वर्ड में भी टाइपिंग करते हो ना, तीनों में, जी ठीक सर। है। लेकिन जी फैसिलिटी सबसे ज्यादा वर्ड में मिलती है, फिर उसके बाद जी। वर्ड पैड में मिलती है, उसके बाद फिर नोट पैड में मिलती है। तो इस तरह के क्या है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और अलग अलग तरह के आपको बेनिफिट्स वहां पे देती हैं। यस सर। हाँ, सर stdio.h में .h क्या होता है सर? एच फॉर हेडर फाइल। हाँ, तो यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी फाइल होती है सी की, उसको बोला जाता है हेडर फाइल बोला जाता है, ओके सर। ठीक। हाँ, ओके सर। हाँ, ठीक है, चलिए।